हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज आपका फोर्थ चैप्टर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर आपका चल रहा है, समकालीन भारत व शिक्षा। और ये आपका उसका चौथा चैप्टर है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, तो वो तीनों क्लासेस कंप्लीट कर लें। एंड उसके बाद अब आगे देखिए कि आपका वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है, ये सारे टॉपिक्स ही होते हैं जिनके बारे में आपको एक जनरल नॉलेज होना चाहिए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से उसको एलेबोरेट करके लिख सकें। तो देखिए कि आपका जैसे पहला प्रश्न इसमें कह रहा है, प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं एवं शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। अथवा आपका क्या है कि प्राचीन वैदिक कालीन शिक्षा के 5 महत्वपूर्ण आदर्शों का उल्लेख कीजिए और आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए उनकी उपयोगिता बताइए। उसके साथ आपका तीसरा क्वेश्चन इसी में क्या है, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की विशेषताओं एवं आदर्शों की चर्चा कीजिए। ये आपका तीनों क्वेश्चन एक साथ कवर किया गया है। और देखिए कि शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं पहले आप देख लीजिए क्या है। प्राचीन भारतीय शिक्षा के आदर्शों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तत्कालीन ब्राह्मणों शिक्षकों ने जिस विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का विकास किया उसका गुणगान करते हुए डॉक्टर एफ ई केई ने क्या लिखा है कि ब्राह्मण शिक्षकों ने जिस शिक्षा प्रणाली का विकास किया वह न केवल साम्राज्यों के पतन और समाज के परिवर्तनों से अप्रभावित रही, वरन उसने हजारों वर्षों तक उच्च शिक्षा की ज्योति को प्रज्वलित रखा। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कोटेशन आपको याद होना चाहिए। एंड अब आप इसी में वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पर लिख रहे हैं, तो वैदिक काल का पीरियड क्या था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व या बीसी इसे कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और आगे चलिए देखते हैं। तो इस शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी। इसमें विद्या आरंभ संस्कार होता था। यह संस्कार उस समय होता था जब बालक प्राथमिक शिक्षा आरंभ करता था। कुछ विद्वानों ने इसके लिए अक्षर स्वीकारणम शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द से स्पष्ट होता है कि इस संस्कार के समय बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। बालक पहले सरस्वती, विनायक और अपने परिवार के देवताओं की उपासना करता था। इसके बाद गुरु उससे वर्णमाला के अक्षरों को लिखवाता था। एंड यहाँ पर देखिए डॉक्टर एएस अल्तेकर ने क्या कहा है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लिखना है। विद्या आरंभ संस्कार उपनयन संस्कार के अनेक वर्षों के बाद उस समय आरंभ हुआ जब वैदिक संस्कृत जनसाधारण की बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी। इस संस्कार के विषय में डॉक्टर वेद मित्र ने क्या लिखा है कि यह संस्कार 5 वर्ष की आयु में होता था और साधारणतः सभी जातियों के बालकों के लिए था। तो विद्या आरंभ संस्कार, ये सभी जो संस्कार हैं आपके जो 16 संस्कार हैं उसी के पार्ट हैं ये। एंड इसके बाद देखिए कि आपका सेकंड क्या है, उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार में क्या है कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पास ले जाना। दूसरे शब्दों में बालक को वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाया जाता था। गुरु बालक को पहले सावित्री मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का उपदेश देता था और उसके बाद उसे शिक्षा देना आरंभ करता था। अब देखिए कि डॉक्टर एएस अल्तेकर ने इसके बारे में क्या लिखा है कि उपनयन संस्कार का आरंभ पूर्व ऐतिहासिक युग से माना जाता है। यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 वर्णों के लिए अनिवार्य था। जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना कलमा के मुसलमान या बिना बपतिस्मा के ईसाई नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार प्राचीन भारत में कोई बालक बिना उपनयन के वैदिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता था। तो उपनयन संस्कार इम्पॉर्टेंट था आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए। एंड उसके बाद समापवर्तन संस्कार कब होता था, जब आप शिक्षा ग्रहण कर लेते थे उसके बाद आप गृहस्थ जीवन ग्रहण करने के लिए आपका समापवर्तन संस्कार होता था। यह संस्कार देखिए उस समय आपका होता था जब छात्र अपनी वैदिक शिक्षा या सैनिक शिक्षा, औषधि शास्त्र की शिक्षा इत्यादि समाप्त कर लेता है। समापवर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना। अब यह संस्कार 25 वर्ष की आयु में होता था जब छात्र गुरु गृह से लौटकर अपने घर जाता था और ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। तो समापवर्तन संस्कार होता था। पहले आपने कौन सा संस्कार पढ़ा, ऊपर देखिए आपने पहले कौन सा संस्कार पढ़ा है,
पहले आपने विद्या आरंभ संस्कार पढ़ा, उसके बाद आपने कौन सा संस्कार पढ़ा, उपनयन संस्कार पढ़ा, और तीसरा आपने क्या पढ़ा, समापवर्तन संस्कार। तो ये तीनों संस्कार पढ़ा आपने। उपनयन जो आपका विद्या आरंभ संस्कार था उसमें आपको वर्णों का ज्ञान कराया गया, अक्षर ज्ञान कराया गया। दूसरे में आपको उपनयन संस्कार में वेदों की शिक्षा दी गई। तीसरे में समापवर्तन संस्कार के बाद आप अपने घर लौट आए। ये 3 संस्कार थे। उसके बाद देखिए विद्यालय भवन। विद्यालय भवन प्राचीन काल में छात्रों के लिए एक विशेष प्रकार के भवन होते थे। इस विषय में किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः डॉक्टर अल्तेकर का मत सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि अच्छे मौसम में कक्षाएं वृक्षों की छाया में होती होंगी, किंतु वर्षा ऋतु में किसी प्रकार का साधारण आच्छादन की व्यवस्था अवश्य होगी। जहां तक देवालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, उनके लिए भव्य विशाल भवन थे। तो ये विद्यालय भवन वहाँ उपस्थित थे एंड प्रकृति से उनका संपर्क रहता था और प्रकृति में ही वो शिक्षा ग्रहण करते थे, प्रकृति के बीच में ही बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। एंड उसके बाद इसमें देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी का इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने का विचार वाक्यबद्ध के भारत में वनों की सभ्यता की जो धारा प्रभावित हुई उसने संपूर्ण भारत को अप्लावित कर दिया। फिर गुरुकुल प्रणाली, आपका 6th गुरुकुल प्रणाली क्या है? गुरुकुल प्रणाली आपका प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक मुख्य विशेषता गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल शिक्षा किसी मतलब सुंदर प्राकृतिक स्थान में पर साधारण किसी ग्राम या नगर के निकट होते थे ताकि छात्रों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और उन्हें भिक्षाटन की सुविधा रहे। छात्र अपने गुरु के पास कुल के सदस्य के रूप में रहकर ज्ञान का अर्जन करते थे और उसके वास्तविक जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। वे गुरु के उच्च विचारों का आदर्श व अनुकरण करते थे। एंड इसके बाद आप देखिए आपका ये वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या है? डॉक्टर अल्तेकर ने लिखा है कि वैदिक शिक्षा उपनयन संस्कार के बाद आरंभ होती थी और अनेक बातों में आधुनिक माध्यमिक शिक्षा के समान थी, अतः उसे प्रारंभ करने की आयु साधारणतः 8 से 12 वर्ष के बीच किसने माना है? डॉक्टर ए अल्तेकर के अनुसार 8 से 12 वर्ष की आयु के बीच थी। और उसके बाद देखिए मनु के अनुसार क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छात्रों के उपनयन संस्कार क्रमशः 8, 11 और 12 वर्ष तक होने चाहिए। तो मनु के अनुसार आपका क्या है? 8 वर्ष ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष की आयु और वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एंड अब देखिए कि अध्ययन की अवधि क्या है? ये आप इसमें देखिए कि प्राचीन काल में अध्ययन की अवधि साधारणतः 12 वर्ष की थी। यह अवधि छात्र केवल वेद का अध्ययन मतलब 12 साल आपका केवल वेद का अध्ययन कर सकते थे। यदि वे एक से अधिक वेदों का अध्ययन करना चाहते हैं तो उनको प्रत्येक वेद के लिए 12 वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे। 12, 24, 36 और 48 वर्ष की आयु तक अध्ययन करने वाले छात्र क्रमशः स्नातक, फिर आपका वसु, फिर रुद्र और फिर आदित्य कहलाते थे। मतलब जो चारों वेदों का अध्ययन कर लेता था, 48 साल शिक्षा ग्रहण करता था, उसे आदित्य कहा जाता था। साहित्य और अर्थशास्त्र के छात्रों के अध्ययन की अवधि 10 वर्ष थी। शिक्षा सत्र व छुट्टियां देखें। शिक्षा सत्र श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाक्रम श्रावणी समारोह से आरंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा के उत्सर्जन समारोह के साथ समाप्त होता था। इस प्रकार शिक्षा सत्र की अवधि 5 माह की होती थी और आधुनिक समय के समान प्राचीन काल में भी शिक्षा संस्थाओं में छुट्टियां होती थी। एंड जब अधिक आयु के छात्रों को अपेक्षा कम आयु के छात्रों को अधिक छुट्टियां मिलती थी। छुट्टियां लंबी नहीं होती थी क्योंकि आवागमन की कठिनाई के कारण छात्र साधारणतः शिक्षा समाप्त करते के ही घर लौटते थे। शिक्षा का उद्देश्य व आदर्श क्या था, ये आपको देखना है। तो देखिए डॉक्टर अल्तेकर ने क्या लिखा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एवं आदर्शों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का समावेश, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक व सामाजिक कर्तव्य पालन की भावना का समावेश, सामाजिक कुशलता की उन्नति और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार। शिक्षा का क्या उद्देश्य था? पहला उद्देश्य ईश्वर भक्ति और धार्मिकता का समावेश, दूसरा चरित्र का निर्माण करना, तीसरा व्यक्तित्व का विकास, चौथा आपका नागरिक व सामाजिक कर्तव्य की पालन की भावना का
विकास करना, फिर सामाजिक कुशलता और उन्नति का विकास और संस्कृत संरक्षण और प्रसार। तो ये आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार प्राचीन काल में क्या था। बस इतने पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद हम उपयुक्त उद्देश्यों और आदर्शों का एवं 2 अन्य संक्षिप्त विवरण उपस्थित कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ज्ञान व अनुभूति पर बल दिया गया। छंदोग्य उपनिषद का उदाहरण आप दे सकते हैं। और आगे चलिए देखते हैं कि क्या है। दूसरा, चित्त वृत्तियों का निरोध इसमें शामिल था। उसके बाद आपका ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता का समावेश था। आपकी वैदिक कालीन शिक्षा में ईश्वर भक्ति और धार्मिकता प्रमुख स्थान था उसका। और उसके संबंध में देखिए डॉक्टर A.S. अल्तेकर आपका हर जगह आ रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा में। तो इनके जितने भी कोटेशन हैं एक जगह पर लिखकर सबको याद कर लीजिएगा। जैसे सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। मतलब क्या है कि सब प्रकार की शिक्षा का केवल यही उद्देश्य था कि छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। एंड उसके बाद आपका चरित्र निर्माण करना था। एंड देखिए वेद मित्र का कथन है कि छात्रों का चरित्र निर्माण करना शिक्षा का एक अनिवार्य उद्देश्य माना जाता था। और 5वां क्या है, व्यक्तित्व का विकास। ये सब शिक्षा के उद्देश्य हैं। आपको इतना लिखना है, व्यक्तित्व का विकास। उसके बाद नागरिक व सामाजिक कर्तव्य की पालन की भावना का समावेश करना। तो ये आपका एक लॉन्ग आंसर पूरा कंप्लीट होता है। इसमें आपके कितने डायमेंशंस कवर हुए हैं वो देख लीजिए। और यही देखिए अब आपने जो ये कंप्लीट किया इसमें आपने शिक्षा का उद्देश्य बताया, शिक्षा प्रणाली कैसी थी वैदिक कालीन। यही अब आगे आपको जब लघु उत्तरी में मिलेंगे तो आपको देखिए वहाँ पर भी मिलेंगे। तो एक अगर आप लॉन्ग आंसर कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से तो आपको शॉर्ट आंसर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से लॉन्ग आंसर कंप्लीट करिए आप लोग। एंड देखिए कि वैदिक शिक्षा की व्यवस्था और प्रबंधन का उल्लेख कीजिए। तो देखिए वैदिक शिक्षा व्यवस्था एवं प्रबंधन ऋग वैदिक कालीन शिक्षा आजकल की भांति सुव्यवस्थित व सुसंगठित नहीं थी। 1000 ईसा पूर्व तक परिवार ही शिक्षा का प्रमुख केंद्र बने रहे। एंड गृह विद्यालयों में ही बालकों की साहित्यिक व व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, ये बताना है। एंड शिक्षा का आरंभ आपको बताना है 5 वर्ष की अवस्था से शिक्षा का आरंभ हो जाता था। फिर वही आपको फिर उपनयन संस्कार के बारे में बताना है, उपनयन संस्कार के बारे में आप बताएंगे। एंड उसके बाद प्रवेश विधि क्या है, जब आपका गुरुकुल में कैसे प्रवेश होता था। उपनयन संस्कार के बाद बालक को गुरु के पास ले जाया जाता था। गुरु उस बालक से पूछता था कि तुम किसके ब्रह्मचारी हो। बालक आपका कहकर अपने आप को गुरु को समर्पित कर देता था। आचार्य तब उसे शुद्ध करता था कि तुम इंद्र, सूर्य और अग्नि के शिष्य हो, क्योंकि वे वैदिक काल के शक्तिशाली देवता थे। इसके पश्चात आचार्य दाहिने हाथ से शिष्य को पकड़ता था और बतलाता था कि वह ऐसे सावित्री के आदेश से करा रहा है। वह फिर शिष्य के हृदय को स्पर्श करता था और प्रार्थना करता था कि उसके तथा शिष्य के बीच स्थायी रूप से सौहार्दता की भावना रहे। इसके बाद शिष्य को वैदिक अध्ययन में गायत्री मंत्र के पाठ के द्वारा प्रवेश कराया जाता था। गायत्री मंत्र सीखने के उपरांत विद्यार्थी को एक दंड प्रदान किया जाता था, जो कि ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले यात्री का प्रतीक था। ये प्रवेश की पूरी विधि बताई गई है। उसके बाद दंड को ग्रहण कर वह प्रार्थना करता था कि वह ज्ञान प्राप्ति के कठिन मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे। प्रत्येक दंडधारी से अपेक्षा की जाती थी कि वह सजग प्रहरी के समान वेदों का अध्ययन करे। और ये पूरा फिर गुरुकुल प्रणाली आप पीछे पढ़ चुके हैं। गुरुकुल प्रणाली कैसे थी, बनारस जैसे नगर में गुरुकुल व्यवस्था का वर्णन पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। गुरुकुल प्रणाली की संस्तुति क्यों की गई है ये भी देख लीजिए। गुरुकुल प्रणाली के लाभ क्या हैं, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि गुरुकुल प्रणाली के लाभ बताइए तो आप यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो पहला क्या है आपका, देखिए कि साहचर्य और अनुकरण की महत्ता जानने के कारण गुरुकुल प्रणाली पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। दूसरा, एक गुरु के संरक्षण में प्रायः 5 से 7 विद्यार्थी ही गुरुकुल में हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त ज्येष्ठ छात्रों से संपर्क द्वारा भी अन्य छात्रों को ज्ञानोपार्जन की प्रेरणा प्राप्त होती थी। गुरुकुल का वातावरण धार्मिकता तथा आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होता था, जिससे बढ़कर
तथा श्वास लेकर विद्यार्थी जीवन के उच्च आदर्शों की ओर आवृत होते थे। तो ये यहाँ पर आपको जीवन के उच्च आदर्श मिलते थे, आध्यात्मिक मानसिकता का विकास होता था। एंड उसके साथ देखिए कि गुरुकुल प्रणाली विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाती थी तथा व्यक्तित्व के विकारों को दूर करने में सहायक सिद्ध होती थी। गुरुओं के आदर्शों, निर्देशित और संरक्षण में छात्रों में उदात्त चारित्रिक तथा आध्यात्मिक गुणों का विकास होता था, जो कि घर में रहकर कभी भी संभव नहीं हो सकता था। तो आपका देखिए कि 2 लॉन्ग आंसर ही थे एंड ये आपका पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देते हैं। तो अब आप यूनिट 2 उठाइएगा, उसमें वैदिक कालीन शिक्षा देखिएगा एंड उसमें आपको सिलेबस में अगर देखिए सारे पॉइंट आपके कवर हो रहे हैं या नहीं। और लेकिन आप सभी लोग ये पूरी वीडियोस को देखा करिए, फुल देखा करिए, स्पीड में करके देख लिया करिए। लेकिन आप लोग ये पूरी वीडियो देखिए एंड देखिए कि अब क्या है कि लघु अति लघुत्तरी आपके कौन सा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो अब आपको देखिए कि जल्दी से ही ये समझ में आ जाएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था आप ऊपर पढ़ चुके हैं। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कहते थे 5 वर्ष की आयु माना गया था विद्या प्रारंभ करने की आयु। आपका पहले 3 संस्कार होते थे, आपने पढ़ चुका है। पहले आपका विद्या आरंभ होता था, फिर उपनयन संस्कार, फिर समापवर्तन संस्कार, ये तीनों संस्कार आपको होते थे। तो वैदिक कालीन ये शिक्षा व्यवस्था थी। आप बता देंगे कि आपका 8-9 वर्ष की आयु के पश्चात उपनयन संस्कार होता था। ये सारी चीज़ें बतानी हैं आपको। दूसरा क्या है, यह कहा जाता है कि प्राचीन भारत में शिक्षा धर्म के अनुचारी थी। आप इस विचार से कहाँ तक सहमत हैं? तो मतलब बताना है कि प्राचीन काल में क्या शिक्षा धर्म पर ज़्यादा बल देती थी। तो इसमें देखिए कि प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में ईश्वर भक्ति व धार्मिकता की भावना का समावेश करना था एंड उसके साथ इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को सार्थक बनाना था जो संसार में व्यक्ति की मुक्ति को संभव बनाए। सा विद्या या विमुक्तये, व्यक्ति को मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती थी जब वह ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना से पूर्ण हो। इसमें देखिए डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने क्या लिखा है कि सब प्रकार की शिक्षा का प्रत्यक्ष उद्देश्य छात्र को समाज का धार्मिक सदस्य बनाना था। ये देखिए इसका पूरा एंड अतः इस काल में गुरु और शिष्य धार्मिक और साधनापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। मतलब आपका वैदिक काल में धर्म की प्रधानता थी, आध्यात्मिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। ये आपको इस आंसर में लिखना है। एंड प्राचीन भारतीय शिक्षा में प्रचलित समापवर्तन और उपनयन संस्कारों का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप देखिए उपनयन संस्कार कब होता है? शिक्षा प्रारंभ करने के पहले उपनयन संस्कार होता है। समापवर्तन शिक्षा ग्रहण करने के बाद होता है। तो ये इसमें पूरा बताना है। उसके बाद आपका उपनयन संस्कार में मनु ने जो बताया था कि ब्राह्मण के लिए कितने वर्ष की आयु है, क्षत्रिय के लिए कितने वर्ष की आयु है, शूद्र के लिए कितने वर्ष की आयु है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है आपका कि मनु के अनुसार 18 वर्ष, 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, ये सारी चीज़ें। और समापवर्तन संस्कार आपको बताना है। उसमें दीक्षांत समारोह यह संस्कार आज के विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह से मिलता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी से जब अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जब डिग्री दी जाती है तो उसमें दीक्षांत समारोह होता है। तो वो प्राचीन काल में जो आपका समापवर्तन संस्कार था उसी का ही मिलता जुलता रूप है। तो इसमें देखिए कि समापवर्तन उपदेश कहते हैं। दीक्षांत भाषण के रूप में सदुपदेश जिस समापवर्तन उपदेश कहते हैं देते हैं। ये उपदेश इस प्रकार थे, आपका जो उसमें उपदेश दिए जाते थे कि आपको क्या क्या करना है। तो उसमें पहला उपदेश था सत्य और धर्म का कर्तव्य का पालन करना है, स्व अध्याय की ओर उन्मुख होना है, वंश परंपरा को सुरक्षित रखना है, आचार्यों की सेवा में उपस्थित रहना है, माता पिता को देव तुल्य समझना है, जैसा व्यवहार करते हो वैसा ही करना, शंका उत्पन्न होने पर उपयुक्त ब्राह्मण या विद्वानों से परामर्श लेना, यही तुम्हारे लिए उपदेश है, इसका सदा पालन करना है। ये आपको ध्यान देना है। समापवर्तन संस्कार जब समाप्त होता था तो ये शिक्षाएं दी जाती थी सभी को। एंड अब देखिए कि शरण त्रयी क्या है। अब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि शरण त्रयी क्या है, तो आप नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसके बारे में आइडिया नहीं है आपको। तो देखिए कि इसका आंसर क्या है, शरण त्रयी। यह विधि उपनिषदों की देन है। इस काल में गुरु जो भी व्याख्या देते थे, वेद मंत्रों आदि की जो भी व्याख्या करते थे, धर्म दर्शन व अन्य विषयों
के संबंध में जो कुछ भी जानकारी दी जाती थी उसे शिष्य ध्यानपूर्वक सुनते थे, उसके बाद उसका मनन चिंतन करते थे और जो तथ्य एवं सत्य उनकी समझ में आता था उस पर नियमित रूप से अभ्यास करते थे। यही व्यवस्था एवं विधायन शरण त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो ये उपनिषदों की देन है, ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा, इस काल में जो गुरु जो व्याख्याएं करते थे उसको इनको समझना, मनन करना, चिंतन करना और जो तथ्य एवं सत्य उनकी समझ में आता था उसका नियमित रूप से अभ्यास करते थे। यही पूरी व्यवस्था क्या थी? शरण त्रयी के नाम से जाना जाता है। इस विधान के अंतर्गत शिक्षक समस्त ज्ञान मौखिक रूप से प्रदान करते थे, मतलब शिक्षक पूरा ज्ञान आपको मौखिक रूप से देते थे जिसे छात्र कंठस्थ कर लेते थे। ये ध्यान देखिए कि आपके टीचर्स जो हैं आपको ओरली समझा देते थे और छात्र उसे कंठस्थ कर लेते थे। शुद्ध उच्च आचरण पर बल दिया जाता था। अन्य 3 विधियां श्रवण, मनन व निधिध्यासन थी। निधिध्यासन द्वारा छात्र नवीन ज्ञान को आत्मसात करके उसे प्रयोग में लाने का प्रयत्न करता था। इस प्रकार वैदिक युगीन शिक्षा पद्धति में शरण त्रयी का महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो आपको शरण त्रयी ध्यान रखना है। अब देखिए कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के गुण का वर्णन करना है। तो क्या था कि धर्मनिष्ठता जीवन की प्रधानता थी, प्रवेश की आदर्श पद्धति थी, उचित वायु में शिक्षा दी जाती थी, मतलब उचित आयु में शिक्षा दी जाती थी, घनिष्ठ गुरु शिष्य संबंध था, ब्रह्मचर्य का पालन होता था, कठोर जीवन अभ्यास था, भिक्षाटन का मनोवैज्ञानिक आधार था, शारीरिक दंड संबंधी मनोवैज्ञानिक अवधारणा, समापवर्तन संस्कार, व्यक्तित्व के विकास पर बल, गुरुकुल प्रणाली। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। 5, 6 या आप 10 पॉइंट भी याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका देखिए कि 6 क्वेश्चन क्या है? वैदिक काल में प्रचलित शिक्षा के मुख्य दोष। अब आपने गुण पढ़ लिए तो आपको दोष भी आने चाहिए। इसमें देखिए शिक्षक की प्रमुखता थी, जो आपके गुरु कहते थे वही आपको ध्यान देना था, आपकी स्वतंत्रता उतनी नहीं होती थी। एंड देखिए कि धर्म की प्रधानता थी, उसमें धर्म को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था, हस्तशिल्प की उपेक्षा किया जाता था एंड सभी के लिए समान शिक्षा का अभाव था। वर्ण व्यवस्था के कारण शूद्र वर्ण को उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के लिए शिक्षा प्रतिबंधित हो गई थी। देखिए कि सभी के लिए शिक्षा का अभाव था, मतलब उत्तर वैदिक काल में तो शिक्षा स्त्रियों को भी नहीं मिलती थी और आपका ऋग वैदिक काल में भी शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। एंड लोक भाषाओं की उपेक्षा की गई, केवल संस्कृत भाषा की प्रामुख्यता दी गई, शिक्षा की कठोरता थी। तो ये सारे आपके वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के दोष हैं, ये आप याद कर लीजिएगा पॉइंट। एंड अंदर का आप अपने मन से लिख सकते हैं। अब देखिए कि आपका 7वां क्वेश्चन क्या है? वैदिक कालीन उच्च शिक्षा का वर्णन कीजिए। तो वैदिक कालीन उच्च शिक्षा में प्रवेश की आयु पहले आपको बता दी गई है। एंड आपकी वैदिक ब्राह्मण के लिए कितने वर्ष की आयु है, क्षत्रिय के लिए कितने वर्ष की आयु है, वैश्य के लिए कितने वर्ष की आयु है, ये आप देख लीजिए। उस वहाँ का पाठ्यक्रम क्या था? वैदिक कालीन उच्च शिक्षा में 2 प्रकार के ही पाठ्यक्रम होते थे। पहली प्रकार में विद्या, पहली पराविद्या, दूसरी अपराविद्या। पहली विद्या का संबंध अध्यात्म से, दूसरी का लौकिक विषयों से होता था, जैसे इतिहास, तर्कशास्त्र आदि। पाठ्यक्रम में आपका 2 पाठ्यक्रम थे, पराविद्या, अपराविद्या। परा अध्यात्म से संबंधित था, अपरा आपका लौकिक विषय था। फिर इसमें शिक्षण विधि क्या है? देखिए, शिष्य गुरु के मुख से सुनकर उनका अनुकरण करते थे, तत्पश्चात पुनरावृत्ति के द्वारा उसे कंठस्थ करते थे। वहाँ पर पेन पेपर का प्रयोग नहीं होता था। ये आपका सारा चीज़ें आपके ब्रेन में डायरेक्ट जो आपके गुरु बता रहे हैं उसको ग्रहण करके होता था। शिक्षण विधि देखिए, उपाधियाँ एवं परीक्षाएं। वैदिक कालीन शिक्षा में जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब शिष्य गुरु के सम्मुख मौखिक परीक्षा देता था। तत्पश्चात उसे विद्वान की सभा में विभिन्न विद्वानों के प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करना होता था। जो छात्र इस परीक्षा में सफल होता था उसे उपाधि दी जाती थी। असफल शिष्यों को पुनः शिक्षा ग्रहण करनी होती थी। तो देखिए, एंड शिक्षण संस्थान। वैदिक कालीन शिक्षा प्राप्ति के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में गुरुकुल, टोल, चरण, घटिका, विद्यापीठ परिषद, विशिष्ट विद्यालय, ब्राह्मण विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय इत्यादि आते थे। अब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी है, उसे आप देख लीजिए। गुरुकुल प्रणाली पूरा यहाँ पर जीवन सीधा साधा और नैतिकता से भरपूर होता था, ये आपको बताना है।
गुरु शिष्य संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो इसमें आपको बताना है कि प्राचीन काल या वैदिक काल में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत पवित्र और निकट होता था। प्राचीन काल में गुरु शिष्य संबंध का उदाहरण अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। गुरु बालक का आध्यात्मिक पिता माना जाता था। गुरु शब्द का अर्थ देखिए, गु का अर्थ होता है अंधकार तथा रु का अर्थ होता है प्रकाश, मतलब अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला गुरु होता है। तो आपको गुरु का मतलब परिभाषा क्या है, तो अंधकार से जो प्रकाश में ले जाता है वो आपका गुरु है। आचार्य देवो भया, मतलब आपका आचार्य या जो गुरु हैं वो देव के समान है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा इसके उदाहरण हैं। तो ये पूरा आपका गुरु के संबंध बताना है, शिक्षा शिष्य और गुरु का संबंध। अब आपका 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए कि प्राचीन काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे और आदर्श क्या थे, ये आपको बताना है। तो देखिए कि आपका प्राचीन काल में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे कि गुरुकुल प्रणाली, उपनयन संस्कार, नैतिकता का विकास, सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, आध्यात्मिक विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यावसायिक शिक्षा को महत्व, शारीरिक श्रम पर बल, ये सारी चीज़ें आपका है। एंड देखिए कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति, देखिए कि वैदिक काल में पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी शिक्षा देने का अधिकार था। देखिए स्त्री शिक्षा वैदिक काल में सही थी, उत्तर वैदिक काल में आकर स्त्रियों की शिक्षा में गिरावट आई है। उपनयन संस्कार इनके लिए अनिवार्य था। वैदिक काल में स्त्री को अर्धांगिनी समझते थे, जिसके बिना यज्ञ आदि कार्य संपन्न नहीं होते थे। ऋग्वेद में अनेक संहिताओं में रचना महिला कवित्रियों के द्वारा की गई, जिसमें देखिए उर्वशी, घोषा, शिकता, विश्वारा, अपाला, लोपामुद्रा उल्लेखनीय हैं। अन्य विदुषी स्त्रियां वाद विवाद में भाग लेती थी, जिनमें गार्गी प्रसिद्ध हैं। कुछ स्त्रियां राजनीति या युद्ध विद्या में भी निपुण थी। एंड पुरुष की भांति स्त्रियां भी समाज में शिक्षित व सम्मानित अंग था। एंड वैदिक शिक्षा में ग्रहणीय तत्व कौन से हैं, ये बताइए। वैदिक शिक्षा की उपयोगिता आपको बताना है। उसमें आदर्शवादिता है, अनुशासन है, गुरु शिष्य का संबंध है, छात्रों का सरल जीवन है, और उसके साथ आध्यात्मिक शिक्षा को महत्व है। एंड आपके मन मस्तिष्क को नियमित करती है, नियंत्रित करता है। आपको आदर्शवान चरित्रवान नागरिक बनाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिख सकते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वैदिक शिक्षा वाला। एंड इसके बाद आगे आपका बौद्ध शिक्षा से संबंधित है, तो उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। लेकिन आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिए एंड आप पीछे वाली वीडियो भी पूरा देखिए। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं, आपको कहाँ पर कमियाँ आ रही हैं, ये सारी चीज़ें बताइए। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।